तो मास्टर 8 में लियोन को डिफीट करने के बाद ऐश बन गया है पोकेमोन का चैंपियन और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर। अब पूरे प्लेनेट पर कोई भी ऐसा ट्रेनर नहीं है जो ऐश को डिफीट कर सकता है। चारों तरफ लोग ऐश के ही बारे में बात कर रहे थे। 2 महीनों बाद अब ऐश दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर और पोकेमोन चैंपियन है अपने घर पर। वो अपने कमरे में अपने ट्रॉफीज को देखकर खुश हो रहा होता है और उनको सजा रहा होता है। वो काफी प्राउड फील करता है अपने जीते हुए ट्रॉफीज और बैचेस पर। उन सबको देखकर ऐश को मन करता है एक बार फिर से एडवेंचर करने का, एक ऐसा एडवेंचर जो वो जिंदगी भर याद रखेगा। ये सोचते वक्त ऐश के हाथ से एक ट्रॉफी नीचे गिर जाती है। ऐश उस ट्रॉफी को पिक कर रहा होता है, तभी उसके बेड के नीचे उसको कुछ दिखाई देती है। वो देखता है कि उसके बेड के नीचे एक काफी पुराना बॉक्स है। तभी ऐश अपने आप से बोलता है इस बॉक्स को तो मैंने काफी सालों से नहीं देखा है और शायद ये काफी सालों से यहीं पर पड़ा है। ये बोलकर वो उस छोटे से बॉक्स को बाहर निकालता है। उस बक्से पर बहुत सारा धूल था। उसको खोलने पर ऐश देखता है कि उसके अंदर काफी सारे पुराने खिलौने हैं, लेकिन वहीं पर ऐश को एक काफी पुरानी चिट्ठी दिखती है। ऐश उस लेटर को निकालता है और उसको पढ़ने लगता है। उस लेटर में लिखा होता है डयाला और प्रोफेसर ओक, आखिरकार मैं इटर्नल रिफ्ट पहुंच चुका हूं और कुछ ही समय में जाने वाला हूं डार्क डायमेंशन में। मुझे पता है ये चैलेंज काफी ज्यादा मुश्किल है और यहाँ पर मेरी जान भी जा सकती है, पर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे जी को हराना ही होगा, वरना वो इस धरती को कभी भी खत्म कर सकता है। इसीलिए मैं उस जी को डिफीट करके ही वापस आऊंगा। ऐश का ख्याल रखना, मैं डीरियस केचम। ये सारी बातें पढ़ने के बाद ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। डीरियस केचम कोई और नहीं बल्कि ऐश का डैड है। उस लेटर के ऊपर की डेट पढ़ने के बाद ऐश को पता लगता है कि वो 9 साल पुरानी लेटर है। उसको समझ आता है कि 9 साल पहले उसके डैड किसी मुसीबत में थे। वो जल्दी से अपनी मॉम और प्रोफेसर ओक को वहां पर बुलाता है। ऐश के पास जाने के बाद प्रोफेसर ओक और ऐश की मॉम बोलते हैं क्या बात है ऐश, तुमने हमें अचानक यहाँ पर क्यों बुलाया? तभी ऐश अपने मॉम को वो लेटर देता है। उस लेटर को पढ़ने के बाद ऐश की मॉम काफी घबरा जाती है और बोलती है ऐश तुम्हें ये लेटर कहाँ पे मिला है? तभी ऐश बोलता है मॉम ये क्या है, क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता था? ऐश की मॉम डयाला बोलती है ये तुम्हारे डैड का आखिरी लेटर था। तभी ऐश बोलता है आपने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? क्या है ये डार्क डायमेंशन और डैड वहाँ पर क्यों गए हैं? प्रोफेसर ओक बोलते हैं ऐश इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए तुम्हें जानना होगा जी के बारे में। दरअसल इस दुनिया में जी नाम का एक ट्रेनर है। वो ना तो कोई इंसान है और ना ही रहता है इस धरती पर। वो एक एंटिटी है लेजेंडरी पोकेमोन के नेगेटिविटी से बना हुआ। वो सिर्फ एक अंधेरा है। जी के पावर्स का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। वो इतना शक्तिशाली है कि अपने पोकेमोन के पावर से इस पूरे दुनिया को ही खत्म कर सकता है और क्योंकि वो एक नेगेटिव एनर्जी है उसमें जरा सा भी अच्छाई नहीं है। वो किसी भी वक्त अपने मर्जी से इस प्लेनेट पर हमला कर सकता है और उसको रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। हमें कैसे भी करके जी को डिफीट करना ही था। तभी 9 साल पहले तुम्हारे डैड जो पोकेमोन चैंपियन थे वो गए थे जी के डार्क डायमेंशन में उसको डिफीट करने के लिए, लेकिन वो अभी तक भी वापस नहीं आए हैं। मेरे ख्याल से तुम्हारे डैड भी जी को नहीं हरा पाए हैं। तभी ऐश बोलता है तुमने मुझे इन सब के बारे में पहले ही क्यों नहीं बताया? ऐश की मॉम बोलती है क्योंकि अगर तुम इसके बारे में जानोगे तो तुम भी उस डार्क डायमेंशन में जाओगे। ऐश बोलता है पर मॉम मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। मैं अब पोकेमोन का चैंपियन हूँ और जी को डिफीट करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे वहाँ से अपने डैड को भी वापस लाना होगा। प्रोफेसर ओक तो बताओ डार्क डायमेंशन कहाँ पर है और मैं वहाँ पर कैसे जा सकता हूँ? तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं डार्क डायमेंशन एक अलग ही डायमेंशन है जो कि इस धरती से बहुत ही ज्यादा दूर है और वहाँ पर जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इटर्नल रिफ्ट के पोर्टल से जाना। तभी ऐश बोलता है इटर्नल रिफ्ट, डैड ने अपने लेटर में उसको मेंशन किया है। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं अगर तुम समंदर में नॉर्थ की डायरेक्शन में काफी दूर जाओगे तो तुम एक पॉइंट पर आओगे जहाँ पर तुम आसमान में पालकिया को देखोगे। अगर तुम्हें आसमान में पालकिया दिख गया तो समझ लेना तुम इटर्नल रिफ्ट पहुंच गए हो, क्योंकि वो उसके आसपास ही होगा। इटर्नल रिफ्ट कोई साधारण जगह नहीं है। कहते हैं उसी जगह पर पालकिया ने स्पेस को बनाया था, इसीलिए वहाँ पर तुम्हें दूसरे डायमेंशन को जाने के पोर्टल्स दिखेंगे और वहीं से तुम जा सकते हो डार्क डायमेंशन में। ऐश बोलता है मैं समझ गया, मैं वादा करता हूँ कि जी को डिफीट करूंगा और अपने डैड को वापस लाऊंगा। मॉम प्रोफेसर ओक अब मैं वहाँ पर जाने की तैयारी कर लेता हूँ, मैं जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना चाहता हूँ। ये बोलने के बाद ऐश उस डार्क डायमेंशन में जाने की तैयारी कर लेता है, जिसके बाद वो प्रोफेसर ओक और अपनी मॉम से बोलता है जी को डिफीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, इसीलिए मैं वहाँ पर अपने बेस्ट पोकेमोन को ही ले जा रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ। तभी प्रोफेसर ओक ऐश से बोलते हैं ऐश मैंने तुम्हारे लिए इटर्नल रिफ्ट तक एक मैप बनाया है। अगर तुम वर्मिलियन सिटी के समंदर से अपनी जर्नी को शुरू करोगे तो वहाँ तक कुछ दिनों में पहुँच सकते हो, लेकिन ध्यान रखना वहाँ तक जाना उतना आसान नहीं है। ऐश हाँ बोलता है और उस छोटी सी नक्शे को ले लेता है। वो अपनी मॉम को और प्रोफेसर ओक को अलविदा बोलकर वहाँ से निकल जाता है। ऐश अब अपनी जर्नी को स्टार्ट कर चुका है। उसका लक्ष्य जल्द से जल्द डार्क डायमेंशन में जाकर जी को डिफीट करना और साथ ही साथ अपने डैड को वापस लाना। पैलेट टाउन से निकलने के कुछ ही देर में वो पहुंच जाता है वर्मिलियन सिटी, एक ऐसा शहर जहाँ पर है समंदर। शहर में पहुंचने के बाद वो जाता है समंदर के पास और वहाँ पर ऐश को एक बोट दिखता है, एक छोटा सा जहाज। ऐश उस बोट पर बैठ जाता है। प्रोफेसर ओक के मैप के हिसाब से ऐश को वहाँ से सीधा आगे जाना है। ऐश अपने आप से बोलता है तो अब मैं इस खतरनाक सफर को शुरू करने वाला हूँ, मुझे कैसे भी करके जी को डिफीट करके अपने डैड को वापस लाना है। ये बोलने के बाद पीछे से कोई बोलता है और तुम हमारे बिना वो नहीं कर पाओगे। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। ऐश देखता है कि वहाँ कोई और नहीं
बल्कि ब्रॉक और मिस्टी है। मिस्टी बोलती है ऐश तुम हम दोनों के बिना कैसे जा सकते हो। तभी ऐश बोलता है ब्रॉक मिस्टी तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। ब्रॉक बोलता है प्रोफेसर ओक ने हमें सब कुछ बताया है, अब हम दोनों भी तुम्हारे साथ आ रहे हैं। ऐश बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ आओ, लेकिन जिस जगह पर अब मैं जा रहा हूँ वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। तभी मिस्टी बोलती है ऐश तुम हमारे बारे में चिंता मत करो, तुम्हारी प्रॉब्लम हमारी भी प्रॉब्लम है और वैसे भी तुम अकेले कहीं नहीं जा पाओगे। ये बोलकर ब्रॉक और मिस्टी ऐश के बोट पर बैठ जाते हैं। ऐश बोलता है ब्रॉक मिस्टी तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस सफर में मेरा साथ देने के लिए। ब्रॉक बोलता है तो ऐश मैंने भी इटरनल रिफ्ट के बारे में थोड़ा रिसर्च किया है, वो यहाँ से काफी दूर है, मेरे पास एक कंपास है जिससे हम रास्ता कभी नहीं भटकेंगे। तभी ऐश बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तो चलो अब अपने सफर को स्टार्ट करते हैं। तो ऐश ब्रॉक और मिस्टी समंदर में अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं। वो लोग सफर कर रहे हैं काफी छोटे नाव में और काफी देर तक वो लोग ऐसे ही सफर करते हैं। कुछ देर बाद मिस्टी बोलती है हम सही रास्ते पर ही है ना। तभी ब्रॉक अपने कंपास को देखता है और बोलता है इसके हिसाब से हम सही जा रहे हैं, अब हम वर्मिलियन सिटी से काफी दूर आ चुके हैं, लेकिन एथेरिया व्हील पहुंचने में हमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। ऐश बोलता है ये एथेरिया व्हील क्या है। तभी ब्रॉक बोलता है ऐश प्रोफेसर ओक ने तुम्हें एक जगह बताया था ना जहाँ पर तुम्हें आसमान में पालकिया दिखेगा, उसी जगह का नाम है इथेरिया व्हील, वहाँ तक पहुँचना उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। ऐश बोलता है तो उस जगह को इथेरिया व्हील बोलते हैं। ऐश ब्रॉक और मिस्टी 2 दिनों तक ऐसे ही समंदर में जर्नी करते हैं और इन 2 दिनों में उनको काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे समंदर के लहरें काफी तेज हो गए थे और नाव छोटी होने की वजह से उनको और भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। समंदर के बीचों बीच कुछ काफी खतरनाक पोकेमोन ने उन तीनों पर हमला किया, लेकिन भी ऐश ब्रॉक और मिस्टी ने हार नहीं माना। लहरें तेज होने के बावजूद भी उन्होंने सफर किया और सारे ही खतरनाक पोकेमोन को डिफीट किया और वो लोग अभी भी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं। मिस्टी बोलती है हम 2 दिन से समंदर में हैं, हम एथेरिया व्हील को कब पहुंचेंगे। ब्रॉक अपने कंपास को देखता है और बोलता है मुझे लगता है अब तक तो हमें पहुंच जाना चाहिए, शायद कुछ ही समय में हम एथेरिया व्हील में होंगे। और तभी अचानक से आसमान नीला हो जाता है और वहाँ के तारे चमकने लगते हैं। ऐश बोलता है क्या हो रहा है, ये अचानक से आसमान नीला क्यों हो गया है, क्या हम एथेरिया व्हील के करीब पहुंच रहे हैं। तभी ब्रॉक आसमान के तारों को गौर से देखता है और बोलता है ऐश हम एथेरिया व्हील पहुंच गए हैं, यही है वो जगह। ब्रॉक की ये बातें सुनकर ऐश और मिस्टी काफी सरप्राइज हो जाते हैं। ऐश बोलता है तो कहाँ है पालकिया। तभी ब्रॉक बोलता है जरा उन आसमान के चमकती हुई तारों को गौर से देखो। ऐश उन तारों को काफी फोकस करके देखता है। शुरुआत में उसको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन कुछ ही देर में उसको उन तारों को जोड़ने पर पालकिया का आकार दिखता है। ऐश बोलता है तो ये है पालकिया जिसके बारे में प्रोफेसर ओक बोल रहे थे। तो फाइनली ऐश ब्रॉक और मिस्टी पहुंच चुके हैं एथेरिया व्हील। ऐश बोलता है अब इटरनल रिफ्ट भी यहीं कहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ से वहाँ तक जाने का रास्ता क्या है। ब्रॉक बोलता है मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा है, कहाँ है यहाँ से इटरनल रिफ्ट जाने का रास्ता। तभी मिस्टी बोलती है ब्रॉक ऐश लगता है हमें यहाँ से डाइव करना होगा, मुझे लगता है हमें वहाँ तक जाने का रास्ता समंदर के अंदर मिलेगा। तभी ऐश बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। मिस्टी बोलती है मैंने काफी बार सुना है ऐसे मिस्टीरियस जगह कभी भी समंदर के अंदर ही होते हैं या फिर वहाँ तक जाने का रास्ता समंदर के अंदर ही होता है, हमें भी एक बार देखना चाहिए। ब्रॉक बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा। तो ऐश ब्रॉक और मिस्टी समंदर में डाइव करते हैं। वो देखते हैं कि समंदर के अंदर काफी पोकेमोन है और उस जगह पर कुछ एक बहुत स्ट्रेंज पावर महसूस हो रहा था और कुछ ही देर में वो तीनों देखते हैं कि समंदर के नीचे एक गुफा है, एक काफी छोटा और रहस्यमय गुफा। मिस्टी बोलती है हमें इसके अंदर जाना होगा, शायद यही है इटरनल रिफ्ट तक जाने का रास्ता। ऐश बोलता है मुझे भी यही लगता है। ऐश और बाकी उस गुफे के अंदर जाते हैं। उस गुफे के अंदर जाने पर वो देखते हैं कि वो एक रास्ता था कहीं ऊपर जाने का, तो उस टनल को फॉलो करते हुए ऊपर जाने पर वो आते हैं जमीन पर, एक नए जगह पर जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। वो जगह काफी ज्यादा डार्क था। मिस्टी बोलती है क्या यही है इटरनल रिफ्ट। तभी ऐश बोलता है प्रोफेसर ने कहा था कि इटरनल रिफ्ट भी ऐसे ही डार्क होगा और तभी अचानक से उनके आगे एक बहुत बड़ा होल आ जाता है। ब्रॉक बोलता है क्या ये और अचानक से यहाँ कैसे आया। तभी ऐश बोलता है शायद ये एक पोर्टल है जिसके बारे में प्रोफेसर ओक बोल रहे थे। ब्रॉक बोलता है मुझे भी अब यही लग रहा है। तभी ऐश बोलता है यानी यही है इटरनल रिफ्ट और मेरे सामने ही है डार्क डायमेंशन जाने का रास्ता। ऐश अब डार्क डायमेंशन जाने से कुछ ही कदम दूर है। तभी वो बोलता है ब्रॉक मिस्टी अभी के लिए हम तीनों का सफर यहीं पर खत्म होता है, यहाँ तक पहुँचने में तुम दोनों ने मेरी काफी मदद की है, अब यहाँ से मैं अकेला ही जाना चाहता हूँ, तुम दोनों यहीं पर मेरा इंतजार करना, मैं उस जी को डिफीट करके जरूर वापस आऊंगा। ये सुनने के बाद ब्रॉक और मिस्टी ऐश को गुड लक बोलते हैं और बोलते हैं किसी भी मदद के लिए वो तैयार रहेंगे। ऐश ब्रॉक और मिस्टी को अलविदा बोलकर उस पोर्टल के अंदर जाता है और उसके अंदर जाने के बाद वो पहुंच जाता है एक दूसरे डायमेंशन में। वो डायमेंशन कुछ और नहीं बल्कि डार्क डायमेंशन है। फाइनली ऐश पहुंच गया है जी के डार्क डायमेंशन में। उसका लक्ष्य है जी को डिफीट करना और अपने डैड को वापस अर्थ पर लाना। ये चैलेंज आसान बिल्कुल भी नहीं है। जी का डार्क डायमेंशन इटरनल रिफ्ट से काफी सिमिलर था, बहुत डार्क और भयानक। उस डायमेंशन के अंदर जाने के बाद ही ऐश को डार्क एनर्जी फील होता है। ऐश बोलता है अब यहाँ पर जी को कैसे ढूंढना है। तभी अचानक से उसको एक काफी जोर सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज एक पोकेमोन का था। ऐश ऊपर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर है एक एरोडैक्टाइल पोकेमोन जो ऐश को ही देख रहा था। वो एरोडैक्टाइल दिखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और ऐसे लग रहा था कि वो ऐश पर हमला करने वाला है। ऐश उसको देखकर बोलता है क्या चाहिए तुम्हें, और तभी वो एरोडैक्टाइल ऐश पर हमला करना शुरू करता है। ऐश अपने आप से बोलता है लगता है अब इससे बैटल करना ही होगा और चुनता है अपने चारिज़ार्ड को। ऐश बोलता है चारिज़ार्ड हमें आगे बढ़ने के लिए इस
एरोडैक्टिल को डिफीट करना ही होगा। मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ। जाओ उस पर स्लैश अटैक करो। ऐश का चारिज़ार्ड करता है स्लैश अटैक और एरोडैक्टाइल करता है रॉक स्लाइड। एरोडैक्टाइल के रॉक स्लाइड की वजह से काफी सारे रॉक्स चारिज़ार्ड पर गिर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने स्लैश अटैक से सारे रॉक्स को तोड़ देता है। तभी एरोडैक्टाइल करता है एक काफी खतरनाक टेक डाउन अटैक और चारिज़ार्ड करता है फ्लेम थ्रोवर। चारिज़ार्ड का फ्लेम थ्रोवर टेक डाउन के सामने बिल्कुल काम नहीं करता और उसको टेक डाउन लग जाता है। ऐश के चारिज़ार्ड को काफी डैमेज पड़ा है, वो पोकेमोन कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। तभी ऐश अपने चारिज़ार्ड से स्टील विंग करने बोलता है और एरोडैक्टाइल करता है विंग अटैक। दोनों ही हमले आपस में जोर से टकराते हैं और दोनों चारिज़ार्ड और एरोडैक्टाइल को डैमेज पड़ता है। तभी एरोडैक्टाइल एक बार फिर से टेक डाउन कर रहा होता है और इस बार चारिज़ार्ड करता है ड्रैगन टेल। ड्रैगन टेल सीधे एरोडैक्टाइल के सर पर लगती है, लेकिन फिर भी उसको ज्यादा कुछ डैमेज नहीं लगता और वो चारिज़ार्ड पर टेक डाउन करता है और एक बार फिर से चारिज़ार्ड को टेक डाउन लग जाती है और उसको काफी डैमेज पड़ता है। ये देखकर ऐश बोलता है चारिज़ार्ड हमें से उस एरोडैक्टाइल को कभी डिफीट नहीं कर पाएंगे, तुम्हें अपने इनर पोटेंशियल को बाहर लाना होगा। ये एरोडैक्टाइल कोई सादा सीधा पोकेमोन नहीं है, इसको डिफीट करने के लिए तुम्हें अपना पूरा पावर लगाना होगा। ये सुनने के बाद ऐश का चारिज़ार्ड काफी मोटिवेटेड हो जाता है और उस एरोडैक्टाइल पर करता है फायर ब्लास्ट अटैक। एरोडैक्टाइल चारिज़ार्ड पर करता है हाइपर बीम। ये दोनों ही हमले काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपस में टकरा लेते हैं, जिसकी वजह से होता है एक बहुत बड़ा धमाका और दोनों को ही डैमेज पड़ता है। जिसके बाद ऐश का चारिज़ार्ड एक काफी ताकतवर फ्लेम थ्रोवर करता है और एरोडैक्टाइल करता है एंशिएंट पावर। इस बार चारिज़ार्ड का फ्लेम थ्रोवर एरोडैक्टाइल के एंशिएंट पावर को पूरी तरह से डोमिनेट कर देता है और फ्लेम थ्रोवर लग जाती है एरोडैक्टाइल को। एरोडैक्टाइल भी अब काफी वीक हो चुका है, लेकिन अभी भी उसको डिफीट करना उतना आसान नहीं है। फ्लेम थ्रोवर लगने के बाद वो आता है चारिज़ार्ड पर बाइट अटैक करने। एरोडैक्टाइल का बाइट चारिज़ार्ड को लग ही रहा होता है और तभी ऐश का चारिज़ार्ड करता है ड्रैगन टेल, जो सीधे एरोडैक्टाइल के मुंह पर लगता है, जिसकी वजह से वो अपना बैलेंस खो देता है। तभी एरोडैक्टाइल को चारिज़ार्ड अपने दोनों हाथों से जोर से पकड़ लेता है और उसको ले जाता है आसमान में काफी ऊपर। जिसके बाद चारिज़ार्ड एरोडैक्टाइल को जोर जोर से घुमाता है। काफी देर घुमाने के बाद चारिज़ार्ड आता है सीधे जमीन पर और अपनी पूरी ताकत से एरोडैक्टाइल को पटक देता है। चारिज़ार्ड का ये सीस्मिक टॉस अटैक एरोडैक्टाइल पर भारी पड़ता है और एरोडैक्टाइल बेहोश हो जाता है। ऐश के चारिज़ार्ड ने काफी स्ट्रॉन्ग एरोडैक्टाइल को डिफीट कर दिया है। ऐश बोलता है शाबाश चारिज़ार्ड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम सच में मेरे बेस्ट पोकेमोन हो। चारिज़ार्ड भी ये सुनकर खुश हो जाता है। ऐश बोलता है अब है जी और उसके पोकेमोन की बारी। तभी ऐश और चारिज़ार्ड को कुछ बुरा महसूस होता है, उनको एक काफी तेज ऑरा फील होता है किसी एनर्जी का। ऐश बोलता है यहाँ कुछ तो सही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें कोई देख रहा है। तभी उनको एक आवाज सुनाई देती है, एक काफी डरावनी आवाज में कोई बोलता है तुम मुझे हराओगे। ये सुनने के बाद ऐश बोलता है कौन बोल रहा है, मेरे सामने आओ। तभी वो बोलता है तुम्हारे सामने तो मैं आ जाऊंगा, पर क्या तुम मुझे देख पाओगे। ये सुनने के बाद ऐश बोलता है जी चाहे तुम हो। तभी वो जोर जोर से हंसने लगता है और तभी अचानक से डार्क एनर्जी का एक बहुत बड़ा बवंडर आता है। उसी बवंडर से वो एनर्जी रूप ले लेता है, एक बहुत बड़ा और काला रूप जो दिखने में बिल्कुल डीमन जैसा था और उसके ऊपर एक निशानी होती है लेटर जी का। वो बोलता है हाँ मैं ही हूँ जी, डार्क डायमेंशन का राजा। ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे और मेरे पोकेमोन से डरता नहीं है और ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे हरा सकता है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बैटल में डिफीट कर पाओगे। जी का रूप देखने के बाद ऐश और चारिज़ार्ड बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और ऐश कुछ बोल भी नहीं पाता है। तभी जी बोलता है अब यहीं पर तुम्हारा और तुम्हारे पोकेमोन का अंत होने वाला है, तैयार हो जाओ। ये बोलने के बाद जी एक छोटा रिचुअल करता है जिससे समन होता है लेजेंडरी पोकेमोन गिराटीना। गिराटीना को देखकर ऐश और चारिज़ार्ड काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ऐश बोलता है जो भी हो अब मैं पीछे नहीं हट सकता और गिराटीना से बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है। जी का लेजेंडरी पोकेमोन गिराटीना ड्रैगन ब्रेथ अटैक करता है और ऐश अपने चारिज़ार्ड से फायर ब्लास्ट करने बोलता है, पर सरप्राइजिंगली चारिज़ार्ड फायर ब्लास्ट नहीं कर पाता। पता नहीं क्यों पर चारिज़ार्ड गिराटीना पर कोई भी हमला नहीं कर पाता और चारिज़ार्ड को गिराटीना का ड्रैगन ब्रेथ लग जाता है और एक ही हमले में वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो अपने चारिज़ार्ड को वापस ले लेता है और बोलता है पिकाचू अब तुम्हारी बारी है। तभी गिराटीना ऐश के पिकाचू पर ऑरा स्पेयर करता है और ऐश अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल करने बोलता है, लेकिन काफी शॉकिंगली ऐश का पिकाचू भी उसको कुछ नहीं कर पाता। ऐश का कोई भी पोकेमोन हमला नहीं कर पा रहा है और उसी वक्त ऐश को समझ आता है कि वो जी को नहीं हरा सकता। जी और उसके पोकेमोन कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और उनके पास कोई स्ट्रेंज पावर है जिसकी वजह से कोई भी पोकेमोन उन पर हमला नहीं कर सकता। गिराटीना का ऑरा स्पेयर पिकाचू को लग ही रहा होता है, लेकिन उसी वक्त होती है एक काफी सरप्राइजिंग चीज जिसको देखने के बाद ऐश और पिकाचू पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। एक ऐसा चीज जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था।